जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एम राहुल क्लासेस में। और स्वागत है आप सभी का जीके पीवाई की सीरीज में। देखिए, आज की हमारी जीके पीवाई की सीरीज की क्लास 5th होने वाली है। और ये सीरीज सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, रामबाण सीरीज है यार। रामबाण सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विक्ट्री सिटी किन की पुस्तक है। अब देखिए, विक्ट्री सिटी पुस्तक यानी पहला क्वेश्चन पुस्तक से रिलेटेड है। अब हमारे ऑप्शन है सत्यार्थ नायक, मनमोहन सिंह, सलमान रुश्दी और नरेंद्र मोदी। अब इसका जो आंसर है वो है सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी जो पुस्तक है वह सलमान रुश्दी की पिक्चर पुस्तक है। अब देखिए, इनके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, जैसे सत्यार्थ नायक, इनकी हमसे एग्जाम में पुस्तक पूछी जाती है, उसका नाम है वेनम। क्या है? वेनम। इसके बाद मनमोहन सिंह, इनकी पुस्तक पूछ जाती है एग्जाम में, टू द नेशन। इसके बाद है पुट्स इन द शेडो। पुट्स इन द शेडो। और एक इनकी पुस्तक पूछ जाती है, उसका नाम है फॉर द नेशन। क्या है? फॉर द नेशन। इसके बाद देखिए, जो सलमान रुश्दी है, सलमान रुश्दी की एक और पुस्तक पूछ जाती है, कौन सी है? उसका नाम है सैटेनिक वर्सेज। क्या बोलते हैं? सैटेनिक वर्सेज। नेक्स्ट हमारे नरेंद्र मोदी जी। अब नरेंद्र मोदी जी की कौन सी पुस्तक पूछ जाती है? उसका नाम है साजी भाव और ज्योतिपुंज। कौन कौन सी इंपोर्टेंट है? साजी भाव और कौन सी है? उसका नाम है ज्योतिपुंज। ज्योतिपुंज। नेक्स्ट अब देखिए, इनके अलावा और कौन कौन सी पुस्तक पूछ जा सकती है, जैसे आई के गुजराल। आई के गुजराल की कौन सी पुस्तक पूछ जाती है? आई के गुजराल। इनकी पुस्तक पूछ जाती है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। इसके बाद कौन है? वो है इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी, इनकी पुस्तक है माय ट्रूथ। माय। और एक और इंपोर्टेंट नाम आ जाता है, वो है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। इनकी पुस्तक पूछ जाती है नेचर क्योर। कौन सी पुस्तक है इनकी? नेचर क्योर। कौन सी है? नेचर क्योर। अब देखिए, अगर आपको बहुत सारी पुस्तकें, जो मैंने एक क्लास बनाई है पुस्तक से रिलेटेड, उसको देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने ट्रिक भी बताई है, उसमें बहुत सारी पुस्तकें आपकी कवर हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष आया। अब देखिए, हमारे ऑप्शन है 1990, 1991, 1992 और 1993। अब देखिए, इसका जो आंसर है वो है 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट, यह कहे तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंदर आया। अब देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम से स्थापना हुई किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग की। इस एक्ट से स्थापना हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की। अब इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 31 जनवरी 1992 में। 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। नेक्स्ट, इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो कौन थी? पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। जयंती पटनायक। इसके बाद इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है विजया किशोर। इसके अलावा देखिए, और कुछ आयोग और इंपोर्टेंट आयोग की स्थापना हुई, उनको भी हम देख लेते हैं एक बार के लिए। जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। कौन सा है हमारा नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 11 मई
2000, 11 मई 2000 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय जो जनसंख्या आयोग है इसके अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वही राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है प्रधानमंत्री। तो इसके भी अध्यक्ष कौन हो गए, वो हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो हम लिखने को हम लिख सकते हैं कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष। इसके उपाध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। कौन है, सुमन के बेरी। सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष है। अब एक और आयोग आ जाता है, उसको बोलते हैं मुद्रा आयोग। क्या बोलते हैं, मुद्रा आयोग। सबसे पहले तो मुद्रा की फुल फॉर्म, मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है, मुद्रा की फुल फॉर्म है, 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये आपको साफ तरीके से दिखे। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी। क्या बोलते हैं, एजेंसी इसको बोलते हैं, डेवलपमेंट। अब इसके बाद देखिए इसकी स्थापना कब हुई, या ये कब से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ 8 अप्रैल 2015 से। 8 अप्रैल 2015 से शुरू। इसके बाद इसमें देखिए जो मुद्रा आयोग है इसके अंदर हमको या हमारे जो जनता है उसको 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। क्या, 3 प्रकार के लोन, 3 प्रकार के लोन। 3 प्रकार के लोन कौन कौन से, पहला लोन है शिशु। जो शिशु होता है बच्चा, उसको दिया जाता है 50,000 तक, 50,000 तक। इसके बाद आते हैं किशोरावस्था, जो किशोर है उनके लिए लोन दिया जाता है 50,000 से 5 लाख तक, 50,000 से 5 लाख तक। इसके बाद किशोर के बाद आ जाते हैं तरुण, तरुण यानी जो जवान हो जाते हैं, उनके लिए दिया जाता है 5 लाख से 10 लाख तक। 10 लाख तक क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत का करेंसी मुद्रालय देवास कहाँ स्थित है। अब देखिए भारत में कुल 4 करेंसी मुद्रालय स्थित है। कितने हैं, कुल 4 करेंसी मुद्रालय है भारत के अंदर। पहला कौन सा है, देवास। ये कहां पर है, मतलब देवास मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। पहला कौन सा, देवास मध्य प्रदेश में स्थित है पहला। इसके बाद पश्चिम बंगाल में स्थित है, कहां पर, पश्चिम बंगाल में स्थित है सालबोनी में, या सालबोनी। इसके बाद महाराष्ट्र में नासिक। और कर्नाटक में कौन सा, मैसूर। यहां पर 4 करेंसी मुद्रालय स्थित है भारत के अंदर। और देखिए अब इसके अलावा देखिए करेंसी मुद्रालय के अंदर टकसाल मतलब मिंट या सिक्के के कारखाने। अब सिक्के के कारखाने भी भारत के अंदर 4 है। 4 कौन कौन से, सबसे पहले तो टकसाल, इनको बोलते हैं हम टकसाल, इंग्लिश में बोलते हैं मिंट, इनको बोलते हैं सिक्के के कारखाने, सिक्के के कारखाने। अब कौन कौन से हैं, सबसे पहला मुंबई में, कहां स्थित है, मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1830 में, इसमें स्थापना। अगला हमारा कौन सा, अगला है हमारा वो है हैदराबाद, हैदराबाद। अगला जो मिंट का सिक्के कारखाने वो कहां स्थित है, हैदराबाद के अंदर। इसकी स्थापना है 1930 में। अगला हमारा है कलकत्ता में,
उसकी स्थापना हुई 1950 में। चौथा और आखिरी हमारा है वो है नोएडा में, नोएडा यूपी में, और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1989 के अंदर, 1989 में इसकी स्थापना हुई। अब देखिए एक पेपर मिल, मतलब एक मिल पाई जाती है भारत के अंदर, कौन सी? पेपर मिल। पेपर मिल कहां पर स्थित है? ये स्थित है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। कहां पर? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। कहां पर स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अब देखिए जो 4 कुल मैंने आपको करेंसी मुद्रालय बताए और जो मिंट के सिक्के कारखाने बताए हैं, ये आप याद कर लीजिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है हमारी एग्जाम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है? हमारे ऑप्शन है 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट या 60 मिनट। अब देखिए इसका आंसर है 40 मिनट। कबड्डी मैच का जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम होता है एक मैच का, वो होता है 40 मिनट। अब ये 40 मिनट कैसे होता है? देखिए 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, एक 20 मिनट का, इसके बाद इसमें आता है 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक, इसके बाद अगला 20 मिनट का हाफ होता है। इस तरीके से 40 मिनट होता है। अब देखिए मैंने ब्रेक क्यों बताया, क्योंकि ब्रेक से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कबड्डी मैच का जो अवधि होती है उसके अंदर कितने मिनट का ब्रेक दिया जाता है। उसमें कितने मिनट का ब्रेक दिया जाता है? 5 मिनट का। और टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हमारा होता है 40 मिनट। कबड्डी का एक मैच 40 मिनट का होता है। अब देखिए 60 मिनट यहाँ पर दिया हुआ, 60 मिनट। 60 मिनट किसका टाइम होता है? ये होता है हॉकी का। हॉकी मैच का टाइम कितना होता है? वो होता है 60 मिनट। हॉकी मैच 60 मिनट का टाइम होता है। अब 60 मिनट कैसे होता है? अब देखिए उसके अंदर जो मैंने आपको कबड्डी बताया, इसमें तो दो आते हैं, हाफ होते हैं, मतलब हाफ हाफ हो गया। अब जो हॉकी होता है इसमें क्वार्टरली होता है, मतलब 15-15 मिनट के 4 पार्ट होते हैं। 15, फिर 15, फिर 15 मिनट, और फिर 15 मिनट के 4 पार्ट में ये होता है। इसको बोलते हैं हम क्वार्टरली। क्या बोलते हैं? क्वार्टरली बोलते हैं। अब 15-15 मिनट में देखिए ब्रेक कैसे कैसे आता है। सबसे पहले तो एक 15 मिनट का होगा, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक, फिर नेक्स्ट 15 मिनट का होगा, उसके बाद होगा 15 मिनट का ब्रेक डायरेक्ट, 15 मिनट का ब्रेक, उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट का होगा, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर आखिरी 15 मिनट का होगा। इस तरीके से हॉकी जो मैच होता है वो इस तरीके से होता है। पहले 15 मिनट, 2 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट का ब्रेक डायरेक्ट, फिर 15 मिनट, फिर उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक, फिर लास्ट के 15 मिनट। इस तरीके से क्वार्टरली में हॉकी का मैच होता है। नेक्स्ट देखिए एक हमारा गेम आता है फुटबॉल। कौन सा स्पोर्ट्स आता है? फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर कितना टाइम का होता है? फुटबॉल होता है 90 मिनट का। कितने मिनट का होता है? 90 मिनट का। 90 मिनट का कैसे? 45 मिनट, उसके बाद उसमें ब्रेक आ जाता है कितनी देर का? 15 मिनट का। 15 मिनट का ब्रेक और अगले 45 मिनट। ये भी हाफ होता है, मतलब हाफ तरीके से होता है। इस तरीके से क्या होता है? फुटबॉल का मैच। अब देखिए फुटबॉल के लिए एक सबसे बड़ी एसोसिएशन कौन सी है? उसका नाम है फीफा। कौन सी एसोसिएशन है? फीफा, जो फुटबॉल के वर्ल्ड कप करवाती है। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फुटबॉल इंटरनेशनल एंड फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फुटबॉल एसोसिएशन। किसके लिए? ये फुटबॉल के लिए। अब इसकी स्थापना कब हुई? फीफा की स्थापना हुई 1904 में। 1904 में स्थापना। इसके बाद देखिए इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको सही कर देता हूं। ज्यूरिख शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान में जो मतलब ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई कहां पर हुई? पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई। अब इसके बाद देखिए जो फीफा होती है, फीफा क्या होती है? फुटबॉल का वर्ल्ड कप करवाती है।
अब सबसे पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब हुआ? एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये अलग से दिखे। सबसे पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, पहला WC यानी वर्ल्ड कप फुटबॉल का कब हुआ? ये हुआ 1930 के अंदर, 1930 में। कहां पर हुआ? उरुग्वे में। कहां पर हुआ? उरुग्वे में। और इसे किसने जीता? इसको जीता उरुग्वे ने। और हारी कौन, या मतलब जो रनर रही, उप विजेता कौन रही? उप विजेता रही अर्जेंटीना। उप विजेता रही अर्जेंटीना। इसके बाद 2021 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें वो हुआ कतर के अंदर, और उसको जीता अर्जेंटीना ने, और उप विजेता कौन रहे? फ्रांस रहा। उप विजेता कौन रहा? फ्रांस रहा। चलिए इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। अब बायोस्फीयर रिजर्व, अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये बायोस्फीयर रिजर्व को हम बोलते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। क्या बोलते हैं इनको? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी बोलते हैं। और इन्हें किसके द्वारा शुरू किया गया? क्या बोलते हैं? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व किसके द्वारा शुरू की गई? ये यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को द्वारा शुरू किए गए, यूनेस्को के द्वारा शुरू किए गए। इसके बाद कुल कितने भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है? कुल है भारत में 18। कितने? 18 कुल बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1971 से। शुरुआत इसकी बायोस्फीयर रिजर्व की। आप देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या बोलते हैं इनको? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी इनको बोलते हैं। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? देखिए भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है, लिख देता हूं यहां पर, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? वो है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1986 में। और ये कहां पर स्थित है? ये पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। पश्चिमी घाट में नीलगिरी पहाड़ों पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ों पर स्थित है। अब ये क्या है? देखिए जो सबसे पहला, इसके बाद सबसे बड़ा बायोस्फीयर भी यही है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? वो नीलगिरी। अब देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। अब अन्य जो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन हमारे एग्जाम में किन किन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं? जैसे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? यहां पर है कोल्ड डेजर्ट। कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट। इसके बाद असम, असम में कौन सा है? असम में डिब्रू शेखोवा। कौन सा है? डिब्रू शेखोवा। डिब्रू शेखोवा कहां पर है? असम के अंदर। और ये क्या है? ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? असम के अंदर स्थित है, उसको बोलते हैं डिब्रू शेखोवा। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में दो हैं, एक तो है पंचमढ़ी, और कौन सा है? और है पन्ना। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा देखिए कच्छ, कच्छ कहां पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात के अंदर। इसके अलावा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार ये कहां पर है? ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। कहां पर? अंडमान और निकोबार में स्थित है। इसके अलावा कौन सा? इसके अलावा है शेषाचलम। क्या बोलते हैं इसको?
चलम, ये कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा सुंदरबन, माफ कीजिएगा दोस्तों, इसके अलावा कौन सा है? वो है सुंदरबन, सुंदरबन। ये कहां पर है? सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरबन। इस तरीके से जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है, वैसे तो कुल 18 है, बट जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? अब देखिए हमारे जो ऑप्शन है वो है 1664, 1965, 1966 और 1967। अब देखिए ये जो 1664 है, ये 1664 नहीं है, 1964 क्या है? 1964। अब देखिए जो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई वो हुई 1964 के अंदर। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में, बट इसके लिए जो एक्ट आया, इसके लिए एक्ट आया 1964 के अंदर, एक्ट आया 1964 के अंदर। और भारतीय खाद्य निगम का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में। अब देखिए इसके अलावा एक और संस्था एक है तो प्राधिकरण की स्थापना हुई, उसको हम बोलते हैं FSSAI। इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी फुल फॉर्म जैसे कौन वो है FSSAI। इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, मानक प्राधिकरण। इसके अलावा देखिए अब इसके लिए जो एक्ट आया, इसका एक्ट आया 2006 में। इसकी स्थापना हुई 2008 में। और इसने अपना जो कार्य वर्किंग स्टार्ट कब की? वर्किंग स्टार्ट की 2011 में। इसके द्वारा एक मिशन चलाया गया। मिशन का नाम क्या था? मिशन का नाम था ईट राइट इंडिया। इसके द्वारा जो मिशन चलाया गया उसका नाम था ईट राइट इंडिया। इस तरीके से भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। और एक और स्थापना हुई FSAI की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत में अनियमित जनगणना किस वर्ष हुई? देखिए भारत में सबसे पहले जनगणना स्टार्ट हुई, तो जब स्टार्ट हुई उस समय 5 साल, 7 साल, 10 साल, 11 साल, 20 साल, कभी भी जनगणना हो सकती थी। कोई फिक्स टाइम नहीं था कि अब से अब तक जनगणना होगी। अब अनियमित जनगणना कब हुई? वो हुई 1872 के अंदर। कब हुई? 1872 के अंदर। और किसके समय हुई? मेयो के समय। इस समय कौन था गवर्नर जनरल? वो था मेयो, मेयो के समय। अब देखिए जनगणना से पहले हम जनगणना के बारे में जान लेते हैं। जनगणना किसके द्वारा, मतलब इसका जो मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है? जनगणना का मंत्रालय है वो है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंडर जनगणना की जाती है, मंत्रालय। इसके बाद ये जो है 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के तहत ये किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। जनगणना 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है। इसके बाद अब देखिए इसका जो दायित्व है, मतलब ये किसके अंडर आता है? इसका जो दायित्व वो है आर्टिकल 246 के तहत केंद्र सरकार के पास है। दायित्व किसके पास है? आर्टिकल 246 के तहत केंद्र, मतलब जो जनगणना है केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार के पास है। अब इसके बाद देखिए
जो जनगणना हुई सबसे पहले अनियमित 1872 में मेयो के समय। अब नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुई? 1881 में। 1881 में जनगणना जो हुई वो जनगणना नियमित तरीके से, मतलब हर 10 साल के अंदर जनगणना हुई, ये डिसाइड किया गया। इसे नीचे से मैं हटा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन लगे ये इसका आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1872। अब 1881 के अंदर जो जनगणना हुई किसके समय हुई? यहां पर 1881 में स्टार्ट हुई नियमित जनगणना। जनगणना किसके समय पर? रिपन के समय। रिपन के समय पर स्टार्ट हुई। अब देखिए ये क्या डिसाइड किया है यहां से? हर 10 वर्ष में जनगणना होगी। क्या डिसाइड किया है? अब से हर 10 वर्ष में जनगणना होगी, ये डिसाइड किया गया। अब देखिए जो जनगणना इस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त थे, उनका नाम था क्या था? डब्ल्यूसी प्लोडेन। क्या थे? डब्ल्यूसी प्लोडेन। कौन थे? डब्ल्यूसी प्लोडेन। अब इसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? हमारा देश आजाद हुआ 1947 के अंदर। तो हर 10 वर्ष के अंदर जनगणना की जाती है। 1981, 1991, 2001, फिर 2011, फिर 2021, फिर 2031, फिर 2041। उसके बाद कब हुई? इसके बाद हुई 2000, मतलब 2000 नहीं, 1900 इसके अंदर 51 के अंदर 2000, माफ कीजिएगा दोबारा से बता देता हूं मैं एक बार। सबसे पहले नियमित जनगणना स्टार्ट हुई 1881 में, 1891 में, इसके बाद 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, फिर उसके बाद हुई 1951 के अंदर। अब 1951 के अंदर क्या हुआ? भारत की स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। क्वेश्चन बनता हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई 1951 के अंदर। कब हुई? 1951 के अंदर। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त, इस समय जनगणना आयुक्त थे वो थे MWM, MWM येट्स। और इनके अलावा एक व्यक्ति और थे, वो थे और RR गोपाल स्वामी। कौन थे? RR गोपाल स्वामी। गोपाल स्वामी। इसके बाद देखिए जनसंख्या, जो 1951 के अंदर हमारी जो स्वतंत्र भारत की पहली जनसंख्या जो जनगणना हुई, उस समय जनसंख्या कितनी थी? 1951 में जनसंख्या, 1951 में जनसंख्या थी 36 करोड़, 36.10 करोड़। इसके बाद जब हमारा देश, अभी जो लास्ट हमारी जो जनगणना हुई 2011 के अंदर, 2011 में जनगणना, इस समय जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या कितनी काउंट हुई? वो हुई 121.08 करोड़। कितनी हुई? 121.08 करोड़। इसी तरीके से जनसंख्या की जनगणना की शुरुआत हुई। और जनगणना के अंदर मैं आपको आगे धीरे धीरे करके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आगे धीरे धीरे क्वेश्चनों में हम उनको पढ़ लेंगे और वो सभी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4। अब देखिए भारत का जो भाग फर्स्ट है, भाग फर्स्ट के अंदर भारत के 4 आर्टिकल दिए गए, उनको हम बोलते हैं संवैधानिक प्रावधान। कौन सा? भाग फर्स्ट, इसमें 4 आर्टिकल दिए गए, उनको बोलते हैं संवैधानिक क्या बोलते हैं? संवैधानिक प्रावधान। कहां से? 1 से 4 तक। अब देखिए जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1, इसके अंदर जो भारत को है, भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया। अब इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? दूसरा आर्टिकल कहता है कि संसद के पास नए राज्यों को सम्मिलित तथा स्थापित करने की शक्ति है। क्या संसद, जैसे जो हमारे भारत की जो बॉडी है, जो चारों तरफ हमारा भारत है, अब भारत के बाहर जो देश है वहां से जो भारत कुछ, मतलब अगर हिस्सा भारत के अंदर आ जाए
और भारत कुछ नए राज्य का निर्माण करे, तो वो जो शक्तियां हैं वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? वो शक्तियां दी गई है आर्टिकल 2 के अंदर। हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे संसद के पास नए राज्यों को सम्मिलित तथा स्थापित करने की शक्ति, इसको बोलते हैं आर्टिकल 2 के अंदर। अब उदाहरण के लिए हम कैसे बोलेंगे? उदाहरण बोलेंगे 1975 में स्थापना हुई किसकी? सिक्किम की। 1975 में सिक्किम की स्थापना, ये क्या है? आर्टिकल 2 का उदाहरण है, क्योंकि 1975 में जो सिक्किम था, मतलब सिक्किम हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, उसे बाहर से हमने जोड़ा था। अब आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 भी राज्यों के सम्मिलित और राज्यों की स्थापना से रिलेटेड है, बट आर्टिकल 3 में जो संसद की शक्ति है वो भारत के दायरे के अंदर अंदर है, वो बाहर से कोई ऐड नहीं कर सकता, बट भारत के अंदर ही राज्यों के टुकड़े कर सकता है, राज्यों को तोड़ के नए राज्य बना सकता है, या भारत राज्यों को सम्मिलित करके एक राज्य बना सकता है। तो आर्टिकल 3 में शक्तियां भारत के अंदर सीमित है और आर्टिकल 2 में शक्तियां भारत के बाहर तक सीमित है। अब आर्टिकल 3 को हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे नए राज्यों का निर्माण एवं सीमा के बदलने की शक्ति। कैसे बोलेंगे? इसको हम लिखेंगे नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? इनकी सीमा को भी बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। सीमा बदलने की शक्ति किसमें? आर्टिकल 3 के अंदर। और ये कहां पर? ये आंतरिक भारत में, भारत के अंदर अंदर। इसका आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि जो 2 और 3 के अंदर जितने भी प्रावधान बनाए जाएंगे या कानून बनाए जाएंगे, हम उनको संविधान में संशोधन नहीं मानेंगे। कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2 और 3 में बनाए गए कानून को संशोधन नहीं माना जाता है। 2 और 3 में बनाए गए कानून को संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। क्या लिखेंगे? इसमें बीच में हम लिखेंगे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, संविधान की स्थापना के समय संविधान के मूल रूप में कितने भाग थे? अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि भाग फर्स्ट के अंदर 4 आर्टिकल थे, तो ऐसे करके कितने भाग है? अब देखिए संविधान की स्थापना के समय हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे संविधान की स्थापना के समय। स्थापना के समय जो संविधान था उसमें 22 भाग थे। 22 भाग, 395 क्या थे? अनुच्छेद या आर्टिकल। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। इसके बाद देखिए वर्तमान में क्या क्या है? हम कहेंगे वर्तमान में जो है वो अब भाग बढ़कर कितने हो गए? 25 भाग, क्योंकि बहुत सारे संशोधन भी हो गए, और आर्टिकल बढ़ के कितने हो गए? 448 अनुच्छेद, 448 अनुच्छेद, 25 भाग। इसके अलावा कितनी अनुसूचियां हो गई? 8 से बढ़कर 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हो गई? 12 अनुसूचियां। और संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? संविधान की स्थापना के समय संविधान के मूल रूप में कितने भाग थे? तो आप बता सकते हैं कितने भाग थे? मूल रूप में 22 भाग थे, और वर्तमान में कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत में क्या हुआ? सबसे पहले भारत के अंदर जो राज्यों का गठन हुआ वो भाषा के आधार पर राज्य गठन हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने की कोशिश की गई।
उसमें सबसे पहला जो राज्य की स्थापना हुई भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की, और कौन सी भाषा के तहत? तेलुगु भाषा के तहत। कौन सी भाषा की स्थापना हुई? सबसे पहले तो स्थापना हुई 1956 में। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा के तहत इसकी स्थापना हुई। अब देखिए इसके अलावा और कौन कौन से, जैसे इन 3 जो राज्य दिए गए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इनकी स्थापना से। सबसे पहले तो इनको हम बोलते हैं CUJ। CUJ, सी से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को। इसका उत्तराखंड, उत्तराखंड की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड की स्थापना कब हुई? झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। अब इसके अलावा देखिए अन्य कौन कौन से राज्य जिनकी स्थापना है, जैसे तेलंगाना, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 2 जून 2014 में। और इसको कब, किससे? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, मतलब आंध्र प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया तेलंगाना। इसको हम लिखेंगे आंध्र प्रदेश से अलग। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। एक और जैसे स्थापना हुई जम्मू कश्मीर की, इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई। और ये क्या बना? ये केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है जमुना, पद्मा, मेघना और गंगा। अब देखिए जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। अब गंगा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले तो गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ? इसका उद्गम, गंगा नदी का उद्गम हुआ गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां पर? उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर ये कहां पर है? ये है उत्तराखंड के अंदर, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं दोस्तों, उत्तराखंड। इसके अलावा देखिए इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है किसकी? गंगा नदी की। इसके अलावा देखिए जो गंगा नदी है 5 राज्यों से गुजरती है। कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे 5 राज्यों से गुजरती है। अब जो गंगा नदी 5 राज्यों से गुजरती है, ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला राज्य है उसका नाम है उत्तराखंड। उसके बाद उत्तराखंड से तो इसकी वो होती उद्गम है, तो उत्तराखंड आ गया। इसके बाद जैसे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सबसे पहला कौन सा है? उत्तराखंड, यूके। इसके बाद यूपी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद बिहार, और अगला कौन सा है? वो है झारखंड। और नेक्स्ट आखिरी कौन सा है? वो है पश्चिम बंगाल। और यहां से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिए 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जो गंगा नदी है, सबसे ज्यादा कौन से राज्य में गंगा नदी बहती है? मतलब सबसे ज्यादा बड़ा स्थान कौन से राज्य में घेरती है? सबसे बड़ा स्थान घेरती है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर। और कितना? 1140 किलोमीटर। कितना? 1140 किलोमीटर। और देखिए 2525 में मतलब आधा ही मान लीजिए एक बार के लिए कि 1140 कहां पर? यूपी के अंदर। अब सबसे कम कहां पर? सबसे कम झारखंड के अंदर। कितना? 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर कहां पर? झारखंड के अंदर। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कौन सा आएगा? अब देखिए एक नदी और आती है इसके बाद, गंगा के बाद। कौन सी? नर्मदा नदी। एक नदी और इंपोर्टेंट आ जाती है, कौन सी है? उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी ये इसके उद्गम कहां पर होता है? इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां पर? अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम। और कहां पर ये होता है? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे अन्य नाम कौन कौन से हैं? अन्य नाम नर्मदा नदी और कौन कौन से नाम से बुलाया जाता है? जैसे रेवा,
रेवा नाम से, या बोले तो रावा, रावा नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश और गुजरात की क्या है, जीवन रेखा है। इनको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा, जीवन रेखा बोलते हैं। अब देखिए, इस नदी के ऊपर एक जलप्रपात भी बनाया गया। उस जलप्रपात को क्या बोलते हैं, उस जलप्रपात को बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। कहां पर स्थित है, एमपी में। कौन सा जलप्रपात, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। ये कहां पर है, ये है एमपी के अंदर स्थित है। इसके अलावा देखिए, एक नदी और आ जाती है, उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र, ये वो नदियां है जहां से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं इन नदियों से। अब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, सबसे पहले तो उद्गम, उद्गम का है, इसका उद्गम है मानसरोवर, मानसरोवर से इसका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। और बांग्लादेश में इसको क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं जमुना के नाम से। बांग्लादेश में इसको बुलाते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। अब देखिए, जो गंगा नदी है इसको बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के अंदर बोलते हैं जमुना। अब जो ये गंगा नदी है और ये जो जमुना नदी है, ये बांग्लादेश के अंदर मिलती है और क्या बनाती है, इसको हम अलग से लिखते हैं, जैसे यहां पर पद्मा प्लस कौन सी, जमुना, ये दोनों मिलके क्या बनाती है, ये मिलाती है मेघना। दोनों मिलके कौन सी नदी बनाती है, मेघना नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड। और देखिए, जो हमारा आंसर है वो है उमानंद द्वीप। उमानंद द्वीप जो है वो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। और ये कहां पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर कहां पर, असम में, असम में। अब देखिए, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा कौन सा है, वो है माजुली द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। और ये कहां पर स्थित है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां पर, असम में स्थित है। कहां पर स्थित है, असम के अंदर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे झीलों का शहर कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स। देखिए, हमारे ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, आमेर और उदयपुर। अब देखिए, उदयपुर जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं झीलों का शहर। ये कहां पर स्थित है, देखिए जो चारों जिले ये सभी राजस्थान के अंदर स्थित है, और उदयपुर भी कहां पर है, राजस्थान के अंदर। उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है। और झीलों के शहर के अलावा और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है पूर्व का वेनिस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पूर्व का वेनिस। क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं पूर्व का वेनिस। एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा कलर। अब इसके बाद देखिए, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट झीलें जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सबसे पहले तो झीलों से मुझे कुछ याद है, जैसे झीलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, झीलों के अध्ययन को बोलते हैं लिम्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन को बोलते हैं। अब कुछ अन्य झीलें जैसे सांबर झील, ये झील क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे खारी झील है। और ये कहां पर स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है, राजस्थान में। और ये कौन सी है, ये सबसे खारी झील। क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं सबसे खारी झील। भारत की सबसे खारी झील कौन सी है, सांबर झील। कहां स्थित है, राजस्थान के अंदर। अब कुछ अन्य झीलें हो जाती है, जैसे अन्य झीलें, अन्य कौन कौन सी है, वूलर झील, वूलर, ये कहा वूलर झील कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये क्या है, ये सबसे मीठी झील है, क्या है, भारत की। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भारत
की सबसे मीठी झील। इसके बाद और कौन कौन सी झीलें आ जाती है, जैसे अगली है वेम्बनाड झील, बोलते हैं वेम्बनाड झील। ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है केरल के अंदर। नेक्स्ट का नाम है चिल्का झील, सबसे इंपॉर्टेंट। चिल्का झील कहां पर स्थित है, ओडिशा के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी इसी को बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, चिल्का झील। इसके अलावा और कौन सी, इंदिरा सागर झील। इंदिरा सागर झील कहां पर स्थित है, स्थित है एमपी में। कहां पर, एमपी के अंदर स्थित है। अब इसके अलावा एक और झील आ जाती है, जैसे उसका नाम है शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। और कौन सी है, और एक और झील आ जाती है जिसको बोलते हैं मानसबल झील। क्या होता है, मानसबल झील। ये कहां पर है, ये है जम्मू कश्मीर में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत की सबसे गहरी झील है। क्या है, भारत की सबसे गहरी झील। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है, मानसबल झील। कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर। और एक और झील आ जाती है, उसका नाम है सूरसागर झील। सूरसागर झील ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है गुजरात के अंदर। और ये सबसे छोटी झील है गुजरात में। कैसी है, सबसे छोटी झील कौन सी है, सूरसागर झील। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। अब देखिए तराइन का युद्ध मतलब मैं आपको इतिहास की तरफ लेके चलता हूं। देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो हुआ 1991 के अंदर। 1991 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच को हुआ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ये मोहम्मद गोरी जो है ये गद्दी पर कब बैठा, ये गद्दी पर बैठा 1173 ईस्वी में गद्दी बैठा। किसकी जगह पर, मोहम्मद गजनी की जगह पर। ईस्वी में गजनी की जगह बैठा। गजनी की जगह पर कौन बैठा, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ने तराइन का युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी के तराइन का युद्ध किया पृथ्वीराज चौहान से। इन दोनों के बीच इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी की हार हो गई। मतलब जो पहला तराइन का युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गोरी हार गया, हारा। और ये युद्ध किसके लिए हुआ, ये जो प्रथम तराइन का युद्ध हुआ ये युद्ध हुआ किसके लिए, भटिंडा पर अधिकार के लिए। इसके लिए भटिंडा पर अधिकार के लिए, भटिंडा पर अधिकार के लिए ये युद्ध हुआ। अब देखिए जो प्रथम तराइन का युद्ध हुआ 1991 में, अब सेकंड द्वितीय युद्ध हुआ 1992। अगले साल ही द्वितीय युद्ध हुआ। द्वितीय मोहम्मद गोरी पराजित हुआ, लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान थे बहुत महान व्यक्ति थे, उन्होंने उन्हें मारा नहीं, उन्हें वापस ऐसे कैसे जाने दिया। बट वो मोहम्मद गोरी ये बात नहीं माने, वो हार गए। तो वो दोबारा लड़ने के लिए आए, किससे, पृथ्वीराज चौहान से। अब द्वितीय विश्व युद्ध किस किस के बीच हुआ, मतलब द्वितीय तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ही द्वितीय हुआ।
अब इसके अंदर कौन जीता? इसके अंदर मोहम्मद गोरी जीता, मोहम्मद गोरी जीत गया। मोहम्मद गोरी जीत गया तो मोहम्मद गोरी जीतने पर क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जो पृथ्वीराज चौहान है उनको अपने वहां पर ले गया गजनी के अंदर, मतलब जहां पर वो शासन कर रहे थे मोहम्मद गोरी। और इसी समय क्या हुआ, उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना हो गई। मतलब जो गोरी जीता तो इसने क्या किया, इसने उत्तर भारत में तुर्की शासन, उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना की। इसके बाद देखिए जो मोहम्मद गोरी था उसने तुर्की शासन की स्थापना कर दी, वो जीत गया पृथ्वीराज चौहान से। अब एक युद्ध हुआ किसके बीच, युद्ध का नाम क्या था, चंदावर का युद्ध। एक युद्ध कौन सा हुआ, चंदावर का युद्ध। देखिए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं यहां से, चंदावर का युद्ध। अब चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, मोहम्मद गोरी और इसके बीच हुआ कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। कन्नौज के राजा जयचंद के बीच और मोहम्मद गोरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। और इसमें कौन जीता, इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया, मोहम्मद गोरी जीता। अब देखिए मोहम्मद गोरी 1994 में चंदावर का युद्ध हुआ, उसमें जीता। अब 1206 के अंदर 1206 में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, गोरी की मृत्यु हुई 1206 के अंदर। और 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद शासन पर कौन बैठा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बैठा, और कुतुबुद्दीन ऐबक शासन बैठा। और उसने क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। भाई यहीं से हमारा मेन क्वेश्चन यही है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई और किसने की। बट मैं शुरुआत से लेके आया हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि गुलाम वंश की स्थापना हुई कैसे। अब देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। उसमें मोहम्मद गोरी हार गया, बट पृथ्वीराज चौहान जो थे इन्होंने इसे मारा नहीं, इसे ऐसे कैसे जाना दिया। मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी में गजनी की जगह पर गद्दी पर बैठा था और बठिंडा पर अधिकार के लिए जो प्रथम तराइन का युद्ध हुआ। बट मोहम्मद गोरी दोबारा आया, दोबारा युद्ध किया पृथ्वीराज चौहान से, और छल से क्या हुआ, ये जीत गया मोहम्मद गोरी। और इसने क्या किया कि उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना की। अब इसके बाद देखिए 1194 मतलब 2 साल बाद इसने चंदावर का युद्ध किया। तो मोहम्मद गोरी और कन्नौज के बीच मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गोरी फिर से जीत गया। और वह क्या हुआ कि 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक शासन पर बैठा और उसने क्या की, गुलाम वंश की स्थापना की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन लाखों के दाता के रूप में जाने जाते थे। क्या बोलेंगे इनको, बोलते हैं लाखों के दाता के रूप में जाने जाते थे या लाख बख्श। अब देखिए हमारे ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जाने जाते थे लाख बख्श के रूप में। अब देखिए गुलाम वंश की स्थापना की किसने की, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखिए गुलाम वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये सबसे पहले 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, 1206 से 1210 तक। दिल्ली के प्रथम सुल्तान और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम एक एक करके लिख लेते हैं इनको, या तो आप खुद से लिख लीजिएगा, मैं बताते चलता हूं। देखिए दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे और मैं खुद से लिख देता हूं, गुलाम वंश के सुल्तान कहते, गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश के कहते संस्थापक थे। इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण किया इन्होंने। क्या कुतुब मीनार का निर्माण किया। इसके अलावा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। क्या किया, अजमेर में
अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और, देखिए मैं इतना इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप भी लिख पाए, मतलब अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और ताकि आपको लिख रहा हूं साथ साथ ताकि आपके दिमाग में चलता रहे, आप बार बार इसे रिपीट करते रहे। क्या, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए 1210 में, इनके बाद कौन आया? इनके बाद आया आराम शाह। लाहौर में अपना दरबार स्थापित किया और दिल्ली के निकट, अब देखिए दिल्ली के निकट जूट में, आप इधर से देखिए आराम शाह, इधर जगह कम है तो मैं इसको इधर ले आता हूं। आराम शाह के बारे में पढ़ते हैं। 1210 से 1211 क्या हुआ? लाहौर में अपना दरबार स्थापित किया। दिल्ली में स्थापना की किसी गुलाम वंश की, किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? लाहौर में ले गया और लाहौर में अपना दरबार स्थापित किया। क्या हुआ? लाहौर में दरबार स्थापित किया। लाहौर में अपना दरबार किसने स्थापित किया? आराम शाह ने। अब देखिए आराम शाह 1210 से 1211 तक रहे। 1211 में क्या हुआ? दिल्ली के निकट एक लड़ाई हुई, जूड़ की लड़ाई। उसमें क्या हुआ? इल्तुतमिश से ये हार गए। दिल्ली के निकट जूड़ की लड़ाई में इल्तुतमिश से हार मिली। किससे मिली? इल्तुतमिश कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब इनके बाद कौन आया? सल्तुतिश इल्तुतमिश आया। ये कब से कब तक रहे? 1211 से 1236 तक। कौन आगे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अब राजधानी लाहौर चली गई, कहां से? दिल्ली से। अब इन्होंने क्या किया? राजधानी वापस लाहौर से दिल्ली ले आए। क्या बोले? इनको बोलेंगे राजधानी। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। किसने की? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इक्ता प्रणाली स्टार्ट की। क्या की? इक्ता प्रणाली किसने स्टार्ट की? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं राजस्व संग्रह के लिए भूमि अनुदान। इक्ता प्रणाली क्या होती है? इसको बोलते हैं राजस्व संग्रह के लिए भूमि का अनुदान करना, के लिए भूमि अनुदान, इसको क्या बोलते हैं? इक्ता प्रणाली। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? तुर्क ए चहलगामी। उसमें क्या 40 लोग थे, किनके? इल्तुतमिश के 40 ऐसे अमीर गुलाम थे जो पूरा दिल्ली का प्रशासन कर रहे थे, या जितना इनका राज्य था उसका प्रशासन कौन कर रहे थे? 40 लोग कर रहे थे। किसकी स्थापना की? इन्होंने स्थापना की तुर्कान ए चहलगामी। तुर्कान ए चहलगामी क्या थे? 40 लोग या 40 अमीर गुलाम। इसके बाद क्या किया? चांदी का टका जारी किया। क्या क्या? चांदी का टका जारी किया। और ये चांदी का टका क्या था? ये था पहला शुद्ध अरबी सिक्का। क्या था? चांदी का सिक्का जारी किया, पहला शुद्ध अरबी सिक्का। क्या था? पहला शुद्ध अरबी सिक्का था। इसके अलावा देखिए इल्तुतमिश के बारे में और क्या क्या है। इसके अलावा है कि सुल्तानगढ़ी का निर्माण कराया इन्होंने। निर्माण क्या क्या करवाया? सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया। और क्या करवाया? और कुतुब मीनार का विस्तार किया। कुतुब मीनार का मतलब कुतुब मीनार का दोबारा से जो चीजें टूट फूट गई थी उसकी मंजिल बढ़ाई, एक विस्तार की करवाया, विस्तार किया।
क्या करवाया, एक ही बात है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसके बाद देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश कब से कब तक रहे, 1211 से 1236 में। 1236 में जो गुलाम वंश में कौन आया, वो आई लास्ट हमारी बच गई 1236 से 1240। अब कौन आई, अब आई इनकी बेटी इल्तुतमिश की पहली महिला, मतलब गुलाम वंश की पहली महिला शासक कौन आई, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन आई, रजिया सुल्तान। और ये क्या थी, गुलाम वंश की, या मतलब भारत की पहली महिला शासक थी। गुलाम वंश की कहे तो गुलाम वंश की भी थी, बट गुलाम वंश में क्या सबसे जो उसमें शासक बनी, तो भारत की सबसे पहली महिला शासक भी यही बनी। तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भारत की पहली महिला शासक। भारत की पहला महिला शासक कौन है, रजिया सुल्तान। और इन्होंने क्या किया, शिक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका दी, या शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया कि इन्होंने, रजिया सुल्तान है। और शिक्षा के केंद्र के रूप में मदर ए नासिरिया की स्थापना की। इसकी स्थापना की मदरसा ए नासिरिया स्थापना, मदरसा ए नासिरिया की स्थापना की इसने की रजिया सुल्तान ने। देखिए अब गुलाम वंश के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी अभी तक के लिए, वो सभी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा हम आगे चलेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, गयासुद्दीन बलबन कब से कब तक गद्दी पर बैठा। अब देखिए गुलाम वंश में रजिया सुल्तान रही 1236 से 1240, उसके बाद अन्य गुलाम वंश के शासक आए, आगे आए, बट इंपॉर्टेंट अब देखिए एक बीच में शासक आए, वो कौन थे, गयासुद्दीन बलबन। अब ये कब से कब तक गद्दी पर बैठे, ये बैठे 1266 से 1287 के बीच में गद्दी पर बैठे। अब इनके लिए कौन कौन से मतलब इनके समय कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हुई, जैसे सत्ता को मजबूत करने के लिए रक्त और लौह नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई, इनकी जो नीति अपनाई, नीति का नाम था रक्त और लौह नीति। रक्त और लौह नीति अपनाई इन्होंने, किन्होंने, गयासुद्दीन बलबन ने। इसके अलावा चहलगानी, मतलब जो 40 की परिषद थी, जो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, उसको क्या हुआ, इन्होंने उस शक्ति को इन्होंने तोड़ दिया, मतलब उस शक्ति को तोड़ा। कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे चहलगानी, या कौन थी, 40 की परिषद की शक्ति को तोड़ा, की शक्ति को तोड़ा। किसने तोड़ा, गयासुद्दीन बलबन ने। इसके अलावा शाही अधिकार लागू करने के लिए इन्होंने दो जो सिजदा, मतलब जो प्रमाण और पेबोस, सुल्तान के पैर चूमना का आरंभ किया। कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे शाही अधिकार को लागू करने के लिए। कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे शाही अधिकार को लागू करने के लिए कौन कौन सी सिजदा, इसको बोलते हैं प्रणाम करना। ये सिजदा और पेबोस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिजदा और पेबोस याद करना है, सिजदा क्या, प्रणाम। और इसके अलावा कौन सा, सिजदा और पेबोस, इसको बोलते हैं सुल्तान के पैर चूमना। सुल्तान के पैर चूमना क्या हो गया, पेबोस को का आरंभ किया, आरंभ किया किन्होंने, गयासुद्दीन बलबन ने। इसके अलावा अमीर खुसरो को संरक्षण दिया इन्होंने, अमीर खुसरो को संरक्षण दिया। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद जो गुलाम वंश थे उसके अंतिम शासक, बीच में शासक आए 1266 से 1287 में, कौन आए, गयासुद्दीन बलबन। अब इसके जो अंतिम शासक आए वो आए मुइजुद्दीन केकाबाद, मतलब क्या नाम है इनका, इनका नाम मतलब अंतिम शासक, अंतिम शासक किसका, गुलाम वंश का, गुलाम वंश। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, उनका नाम है मुइजुद्दीन केकाबाद, केकाबाद। ये कब से कब तक रहे, ये रहे
1287 से 1290, 1287 से 1290। और ये कौन थे? ये बलबन के, मतलब जो गयासुद्दीन बलबन थे उनके पोते थे। कौन थे? बलबन के पोते, बलबन के पोते थे। और अब देखिए 1290 में क्या हुआ? गुलाम वंश का मतलब जो अंत हो गया। और अंत कैसे हुआ? जलालुद्दीन खिलजी ने हरा दिया किसको? मुइजुद्दीन कैकाबाद को, जो अंतिम शासक थे गुलाम वंश के, और खिलजी वंश की स्थापना की। कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे जलालुद्दीन खिलजी द्वारा उखाड़ फेंका, जिससे गुलाम वंश की जो गुलाम वंश थे वो समाप्त हो गया। कैसे लिखेंगे? जलालुद्दीन खिलजी द्वारा हरा दिया गया। जलालुद्दीन खिलजी ने हराया, जलालुद्दीन खिलजी ने हराया। किसे हराया? मुइजुद्दीन कैकाबाद को, जिससे गुलाम वंश समाप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएंगे साइंस के। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? देखिए कुछ ऐसी खेतियां होती है, मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। अब वहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है एपीकल्चर, वर्मिकल्चर, ओलेविकल्चर या विटिकल्चर। अब इसका जो आंसर है वो है विटिकल्चर। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। अब इसके अलावा देखिए एपीकल्चर, एपीकल्चर किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। वर्मिकल्चर किसके लिए यूज किया जाता है? केंचुओं के लिए, केंचुआ के लिए वर्मिकल्चर। अब इसके अलावा कुछ अन्य जैसे हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर किसके लिए? सब्जियां, फूल और फल उगाने के लिए। इसके लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने, सब्जियां, फूल और फल उगाने के लिए हार्टिकल्चर। इसके अलावा सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किसके लिए? रेशम कीट का पालन करना, या रेशम कीट के लिए, रेशम कीट, इसके लिए सेरिकल्चर। इसके अलावा मेरिकल्चर, मेरिकल्चर, मेरिकल्चर किसके लिए? मेरिकल्चर है समुद्री जीव के लिए, समुद्री जीव के लिए। और अन्य कौन कौन से हैं? जैसे अर्बोरिकल्चर, क्या बोलते हैं? अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर किसके लिए है? यह है वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान, मतलब वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान से, तो बोलते हैं वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान, इसका बोलते हैं अर्बोरिकल्चर। इसके अलावा सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर किसके लिए? वन्य कृषि का अध्ययन, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वन्य कृषि, जो जंगलों में कृषि की जाती है उसका अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर। आखिरी कौन सा? आखिरी हमारा पीसीकल्चर। पीसी तो सबको ध्यान होगा, कॉमन है। पीसीकल्चर है मछलियों का व्यापारिक उत्पादन, या मछलियों से रिलेटेड है, मछलियों का व्यापारिक उत्पादन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पीसीकल्चर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? अब देखिए भारत के अंदर 3 तरीके की फसल होती है। कौन कौन सी? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब वो फसल कौन कौन सी, कब उनकी बुआई होती है, कब उनकी कटाई होती है, वो सभी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए फसलों के प्रकार, हम इसे कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे फसलों के प्रकार। फसलों प्रकार कैसे? सबसे पहले खरीफ की फसल, पहली फसल कौन आती है? सबसे पहली हमारी फसल आती है खरीफ की, खरीफ की फसल। अब इसकी बुआई, पहले तो बुआई, तो इसके बाद कटाई। खरीफ की फसल की बुआई होती है जून जुलाई में, जून जुलाई में, और कटाई होती है सितंबर और अक्टूबर में। इसके बाद कौन सी फसल आती है? फसल आती है रबी की फसल, रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, और कटाई हो जाती है अप्रैल और मई के बीच।
आखिरी हमारी फसल आती है, तीसरी फसल कौन सी है, उसका नाम है जायद की फसल। जायद की फसल, जायद की फसल कौन कौन सी है, मतलब कब बुआई होती है, इसकी बुआई होती है अप्रैल में, वो कटाई हो जाती है जून में, इसके अंदर जून के अंदर कटाई हो जाती है। अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। अब रबी की फसल कौन सी है, वो है गेहूं। ये कौन सी फसल है, रबी की। अब रबी की अन्य फसल कौन सी है, रबी फसलें, रबी की अन्य फसलें हैं वो है कौन कौन सी, जो, इसके बाद चना, मटर, सरसों, मटर, सरसों, मटर, फिर अलसी, मटर हो गया पहले, अलसी, और कौन सी और है, मयूर, मयूर और आलू, मयूर, मयूर नहीं होगा शायद, ये होगा मसूर, मसूर, और इसके बाद कौन सी है, आलू। इसके लिए ये रबी की फसलें हैं। अब कौन सी फसलें मैंने आपको बताई, जैसे खरीफ की फसलें। अब खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, जूट, मक्का, कपास, ये काय की खरीफ की, खरीफ फसलें। और अन्य कौन कौन सी है खरीफ की फसलें, जैसे ज्वार, ज्वार खरीफ की फसल, बाजरा, और कौन कौन सी है, धान, और है मूंग, मूंग की दाल मतलब मूंग, मूंगफली, और कौन सी है, इसके अलावा है गन्ना, सोयाबीन। सारी मैं बता देता हूं आपको, ताकि आपके अंदर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपका क्वेश्चन नहीं अटके। अरहर की मतलब अरहर और उड़द की दाल, कौन कौन सी, अरहर और उड़द की दाल। इसके अलावा मूंग, ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है किसकी, खरीफ की फसलें। अब एक हमारी फसल बच गई कौन सी, जायद की फसलें। कौन सी फसल बच गई एक हमारी, एक सेकंड दीजिए मुझे, कौन सी, जायद की फसलें, उनको लिख लेते हैं हम, जायद की फसलें। जायद की फसलें कौन कौन सी है, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, लौकी। कौन सी, खीरा, इसके बाद खरबूजा, ककड़ी और लौकी। ये सभी इंपॉर्टेंट फसलें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हरित क्रांति किस वर्ष हुई, इन विच ईयर डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारा ऑप्शन है 1965 से 66, 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। अब इसका आंसर है 1966 से 67। 1966 से 67 के बीच भारत के अंदर हरित क्रांति हुई। अब देखिए हरित क्रांति के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हमें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। अब इसको जनक को हम दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो भारत में जनक और हरित क्रांति के विश्व में जनक। भारत के अंदर इसके जनक कौन है, इसे लिख लेते हैं, हरित क्रांति के जनक। भारत में कौन है, भारत में इसके जनक है एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में कौन है, विश्व में इसके जनक है विलियम गॉड, नहीं विलियम गॉड नहीं, इसके जनक है वो है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ये कहां पर है, ये है मैक्सिको में। कहां के है, मैक्सिको के। हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है, वो है नॉर्मन बोरलॉग। अब इसके अलावा देखिए हरित क्रांति का नाम किसने रखा, इसका नाम रखा किसने रखा, विलियम गॉड ने, विलियम गॉड द्वारा इसका नाम रखा गया। इसके अलावा जो हरित क्रांति 1966-67 इस समय मतलब हरित क्रांति के समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीएम कौन थे, इस समय पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी। इस समय क्या थे, भारत के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। इसके अलावा भारत के खाद्य मंत्री कौन थे, खाद्य या कृषि मंत्री। इस समय भारत के खाद्य मंत्री या कहे तो कृषि मंत्री कौन थे, वह थे सी सुब्रमण्यम,
सी सुब्रमण्यम। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? क्रांति के प्रणेता क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रणेता। प्रणेता कौन थे? वो थे बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, बाबू जगजीवन राम। कौन थे? बाबू जगजीवन राम इसके प्रणेता थे। अब देखिए हरित क्रांति के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में कौन सी क्रांति हुई? अब हरित क्रांति 1966 से 67 के बीच। अब कुछ अन्य क्रांतियां हुई और उससे रिलेटेड वो किसके लिए वो क्रांतियां हुई वो सभी हम जान लेते हैं। जैसे दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में कौन सी क्रांति हुई? भारत में क्रांति हुई श्वेत क्रांति। क्या नाम था इसका? श्वेत क्रांति। अब हरित क्रांति मैंने आपको बताई थी किसके लिए? खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए। किसके लिए? खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए। कौन सी क्रांति हुई? हरित क्रांति। गुलाबी क्रांति किसके लिए हुई? गुलाबी क्रांति हुई मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसके लिए मांस उत्पादन, मांस मछली बढ़ाने के लिए। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। इसके अलावा लाल क्रांति। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए, मोस्टली टमाटर और साथ ही मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अन्य कौन कौन सी क्रांति है? जैसे नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीली क्रांति किसके लिए? मछली उत्पादन के लिए। मछली उत्पादन के लिए। इसके अलावा पीली क्रांति। पीली क्रांति किसके लिए हुई? पीली क्रांति हुई तेल के बीज के उत्पादन के लिए। इसके लिए तेल के बीज उत्पादन। बात यार, तो कड़ा से चिल्लाता हुआ रही यार, घंटे चिल्ला रही थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी यार। मैं लाइव होता तो तुम्हारी बेइज्जती कराओ यार। पता कौन फोन कर ला? ओ गेट जुड़ जाओ लोग यार, तू कर जाओ लो तू तो गेट दोनों जुड़ जाओ, दोनों। इसके बाद अगली कौन सी है? अगली हमारी है दूसर क्रांति। क्या बोलेंगे इसको? बोलते हैं दूसर क्रांति। दूसर क्रांति किसके लिए? उर्वरक उत्पादन के लिए। उर्वरक उत्पादन के लिए कौन सी? दूसर क्रांति। अगली कौन सी है? लास्ट हमारी वो है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति ये किसके लिए? ये है शहद उत्पादन के लिए। शहद उत्पादन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? हमारे ऑप्शन है कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस और मॉनिटर। अब देखिए जो कंप्यूटर होता है उसमें कुछ तो इनपुट डिवाइस होते हैं और कुछ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? हमारे ऑप्शन है कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस और मॉनिटर। अब देखिए कंप्यूटर के अंदर हमारे कुछ तो इनपुट डिवाइस होते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कुछ पूछ लिया जाता है कि कौन सा कीबोर्ड डिवाइस है या कौन सा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो अब इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो इनपुट डिवाइस पहले तो इनमें कौन कौन से हैं? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है। अब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वो होता है जो जिसमें हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम लिखेंगे, टाइप करेंगे कीबोर्ड के अंदर, तो कंप्यूटर क्या टाइप आप कीबोर्ड में बटन दबाओगे, स्क्रीन पे मॉनिटर पे आपके लिख के आएगा। तो आप इनपुट दे रहे हो, मतलब कंप्यूटर को दे रहे हो कुछ चीज, तो वो होती है इनपुट डिवाइस। और आउटपुट मतलब कंप्यूटर आपको कोई चीज दे रहा है सामने से, वो होता है आउटपुट। जैसे मॉनिटर स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे आप देखते हो तो कंप्यूटर आपको कुछ दिखा रहा है, तो वो क्या हो गया? वो एक आउटपुट डिवाइस हो गया। तो अब सबसे पहले इनपुट डिवाइस देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस। अब अन्य कौन कौन से हैं? अन्य इनपुट डिवाइस अन्य में आ जाएंगे जैसे जॉयस्टिक, स्कैनर,
कौन कौन से, जॉयस्टिक, और कौन सा है, और स्कैनर। इसके बाद कौन सा, इसके बाद है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। और कौन कौन सा है, और है बारकोड रीडर। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बारकोड रीडर। और कौन सा है, टच स्क्रीन, और कौन सा है, और है ग्राफिक्स टैबलेट। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ग्राफिक्स टैबलेट। और कौन सा है, और है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आखिरी कौन सा हमारा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये हमारे क्या हो गए, इनपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, अन्य कौन कौन से आउटपुट, अन्य आउटपुट डिवाइस। अन्य आउटपुट डिवाइस में हमारे लिए प्रिंटर, सबसे पहले तो जो हमें प्रिंट करके देता है डॉक्यूमेंट्स को, प्रिंटर। स्पीकर, जो हमें आवाज सुनाता है, मतलब स्पीकर। और कौन सा, और है प्रोजेक्टर, और कौन सा है, साउंड कार्ड। इसके अलावा हेडफोन, और कौन सा है, प्लॉटर। सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और कौन सा है, वीडियो कार्ड। क्या बोलेंगे, वीडियो कार्ड। ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इस तरीके से इनपुट को, कंप्यूटर को आउटपुट और इनपुट डिवाइस में बांटा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महारत्न कंपनी नहीं है। हमारे ऑप्शन है एनटीपीसी, SAIL सेल, और गेल, GIL गेल, और इंफोसिस। अब देखिए कुछ हमारे भारत के अंदर महारत्न कंपनी होती है, वहां से हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ कंपनियां मैं आपको अभी बता देता हूं, और आगे आने वाले क्वेश्चन में हम बाकी सारी महारत्न कंपनियों को कवर कर लेंगे। सबसे पहले कौन सी नहीं है। अब इंफोसिस क्या है, एक महारत्न कंपनी नहीं है। अब महारत्न कंपनी कौन सी, ये एनटीपीसी महारत्न कंपनी है, सेल महारत्न कंपनी है, और गेल महारत्न कंपनी है। अब एनटीपीसी फुल फॉर्म क्या है, एनटीपीसी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई 1975 में, 1975 में स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अलावा सेल महारत्न कंपनी की स्थापना हुई 1954 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और सेल की फुल फॉर्म क्या है, सेल की फुल फॉर्म है स्टील, कैसे बोलेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्या होगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा देखिए गेल की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना है 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। और गेल की फुल फॉर्म क्या है, गेल की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कैसे बोलेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसकी फुल फॉर्म होगी, गैस की फुल फॉर्म। इसके अलावा एक और अन्य इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, महारत्न कंपनी। अरे बताओ, आ रहे जो बाजार गए लो, मिठाई तो लिया है वो, मिठाई तो लिया है, आ रहे जो वो दिया बत्ती कौन करेगी, अभी कर ला मैं 2 मिनट बस, कर रही हूँ बस। करो। इसके बाद देखिए एक आखिरी इंपॉर्टेंट महारत्न कंपनी जैसे कौन सी है, उसका नाम है CIL। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1975 के अंदर। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है असम की राजधानी क्या है। अब देखिए हम पिछले जो क्लास थी उसके अंदर कुछ राज्य और उनकी राजधानियों को पढ़े। अब आगे आने वाले अब जो ये क्लास है इसके अंदर हम कुछ राजधानी और राज्यों को पढ़ेंगे। जैसे असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। अब असम के अंदर, असम में जिले कितने हैं? यहां से देखते हैं हम असम में जिले। असम के अंदर जिले हैं 33। इसमें विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें 126। इसके अलावा लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें 14। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें टोटल 7। ये असम के लिए हो गई। इसके अलावा देखिए असम में, असम के सीएम कौन है? असम के सीएम है हेमंत। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है, असम के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये कहाँ के? ये असम राज्य से इंपॉर्टेंट हो गया। वहां के जिले, विधानसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें, ये सब मैंने आपको बता दी। अब देखिए पटना। पटना किसकी राजधानी है? पटना राजधानी है बिहार की। किसकी राजधानी है? बिहार की। अब देखिए बिहार में कितने जिले हैं? जिले एक साथ बता, जिले। इसके अलावा जिले हैं बिहार के अंदर 38 जिले। विधानसभा सीटें बिहार के अंदर 243। हम इसे इस तरीके से देखते हैं। विधानसभा सीटें 243, लोकसभा सीटें इसके अंदर है 40 और राज्यसभा सीटें हैं बिहार के अंदर 16। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार के सीएम कौन है? सीएम है नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं बिहार के, वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ये कहां से हो गए? बिहार से। अब देखिए रायपुर। रायपुर किसकी राजधानी है? रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की। किसकी है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अब यहां पर जिले, टोटल जिले यहां पर 33। इसके अलावा विधानसभा सीटें यहां पर है 90, लोकसभा सीटें यहां पर है 11 और राज्यसभा सीटें यहां पर कितनी है? वो है 5। इसके बाद देखिए सीएम। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? सीएम है विष्णुदेव साई। कौन है? विष्णुदेव साई। नेक्स्ट इसके राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल का नाम है रामेन डेका। नाम है रामेन डेका। अब देखिए आखिरी है पणजी। पणजी किसकी राजधानी है? पणजी है, इसको हम अलग से लिख देते हैं यहां पर। पणजी राजधानी है गोवा की। अब गोवा के अंदर जिले, सबसे पहले तो गोवा के अंदर सिर्फ 2 जिले हैं। इसके बाद विधानसभा सीट कितनी है? 40। लोकसभा सीट कितनी है? 2 और राज्यसभा सीट कितनी है? 1। देखिए गोवा के सीएम। गोवा के सीएम कौन है? सीएम है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। और गोवा के जो राज्यपाल है, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, गोवा के राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई कहाँ के राज्यपाल हैं? ये गोवा के राज्यपाल हैं। इसी तरीके के जितने भी अभी के लिए हम कुछ राज्य को लिए हैं, उनके जिले, उनके सीएम और उनके राज्यपाल को मैंने इन क्लासों के अंदर लिया है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, आगे नए नए राज्यों को लेंगे और उनके बारे में डिटेल को पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में समाप्त हुआ? इन हाउ मेनी फेज डिड द लोकसभा इलेक्शन 2024 एंड? हमारे ऑप्शन है 5 चरण, 6 चरण, 7 चरण और 8 चरण। देखिए इसका जो आंसर है वो है 7 चरण। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में समाप्त हुआ। अब इसके अंदर कौन कौन सी बातें इंपोर्टेंट, जैसे ये 18वीं लोकसभा हुई। 18वीं लोकसभा चुनाव जो 2024 में जीता वो कौन सी लोकसभा थी? 18वीं। कितनी सीटों पर हुआ? ये हुआ 543 सीटों पर। 543 सीटों पर हुआ। और ये कब हुआ? ये हुआ 19 अप्रैल से 1 जून 2024। कब से कब तक हुए चुनाव?
चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक। और नतीजा आया या रिजल्ट, नतीजा कब आया? 4 जून 2024 को नतीजा आया, जिसके अंदर जो सरकार बनी वो बीजेपी की सरकार बनी। अब देखिए इसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिड़ला। ओम बिड़ला क्या बने? ये दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने। कौन? ओम बिड़ला। इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर बने भर्तृहरि महताब। इसके बाद देखिए लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? वो थे राहुल गांधी। इसे भी हम लिख लेते हैं, जैसे लोकसभा में विपक्ष के नेता ये कौन है? ये है राहुल गांधी जी है विपक्ष के नेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। अगर आप यहां तक पढ़े हैं, आपने पूरी क्लास ली है, तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं अपनी एग्जाम्स के लिए। अब देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? कूलर, पंखा, फ्रिज या कार? अब इसका जो आंसर है वो है फ्रिज। इसको बोलते हैं फ्रिजियन। फ्रिजियन क्या था? पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर था। अब देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो देखिए ये जो ओलंपिक हुई है 26 जुलाई से कब तक हुआ? 11 अगस्त 2024 के अंदर। इसके अलावा ये कहां पर हुए? ये हुए पेरिस, फ्रांस में। इसके अलावा ये कितने देश ने भाग लिया? देश ने भाग लिया 206 देशों ने भाग लिया। इसके अलावा देखिए ध्वजवाहक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ध्वजवाहक से। अब ध्वजवाहक से दो तरीके, सबसे पहले आयोजन के समय ध्वजवाहक कौन थे? आयोजन के समय दो व्यक्ति थे। कौन थे? एक तो पीवी सिंधु। ये कौन है? ये बैडमिंटन खिलाड़ी। इसके बाद कौन थे? वो थे शरद कमल। ये कौन है? ये है टेबल टेनिस के खिलाड़ी। टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरद कमल। अब समापन के समय ध्वजवाहक कौन थे? वो थे मनु भाकर। ये क्या है? ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। शूटिंग खिलाड़ी है। इसके अलावा एक व्यक्ति और है, वो कौन है? वो है PR श्रीजेश। ये कौन है? ये हॉकी खिलाड़ी। ये हो गए 2024 जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने यहां तक पूरी क्लास ली है तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको मेरी मेहनत द्वारा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को। अगर आप भी चाहते हैं आप किसी टॉपिक पर, या आप चाहते हैं कि मैं किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जाकर उस टॉपिक के बारे में लिख दीजिएगा। मैं वीडियो बना के लेके आऊंगा और कुछ ट्रिक भी बना के लेके आऊंगा, ताकि आपको चीजें मतलब एक बार ही पढ़ने पर आपको लंबे टाइम तक वो चीजें याद रहे। इतने लंबे टाइम तक कि आपके एग्जाम जरूर से जरूर पास हो जाए। बस इतने लंबे टाइम तक आपको चीजें याद रहेंगी। और आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए और पढ़ते रहिए।